अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स 10th और उसमें हम यूनिट नंबर 10 से फर्स्ट टॉपिक की सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन द मैथ्स अटैच टू स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज हम ये सवाल को इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल काइंड है, एक स्पेशल किस्म है। ऑसिलेटरी मोशन किसको कहते हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट जो है किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द अबाउट ए पॉइंट टू एंड फ्रो मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फिक्स पॉइंट के गिर्द बार बार अपनी हरकत को दोहराने को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन इन अदर वर्ड वी कैन से दैट वाइब्रेटरी मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट ए मीन पोजीशन। किसी भी मीन पोजीशन के गिर्द ऑब्जेक्ट की बार बार मोशन को दोहराना, उसके इर्द गिर्द की मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने कहा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? ये ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल काइंड है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन के हमारे पास 3 एग्जांपल हैं। नंबर 1, मैस अटैच टू स्प्रिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस। हमारे पास मैच अटैच टू स्प्रिंग, यानी कि एक हमारे पास स्प्रिंग है, उसके साथ अगर हम किसी मैच को अटैच कर लेंगे तो ये स्प्रिंग जो है उस ऑब्जेक्ट को टू एंड फ्रो मोशन, ऑब्जेक्ट की मोशन होगी ड्यू टू स्प्रिंग, और इसको भी हम क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। इसी तरह मोशन ऑफ ए बॉल प्लेस्ड इन ए बाउल, किसी भी बॉल की मोशन जो कि बाउल में पड़ा हुआ है तो वो भी एक फ़िक्स पॉइंट के गिर्द बार बार मोशन को दोहराता रहेगा। इसी तरह थर्ड हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम भी जो है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक किस्म है। जैसे मैस अटैच टू स्प्रिंग हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैसे किस्म है? ये हमारे पास बच्चों एक स्प्रिंग जिसको हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख दिया, किसी टेबल के ऊपर हॉरिजॉन्टली यूँ, एक साइड इसकी फिक्स, दूसरे के साथ हम किसी भी मैस को अटैच कर दें। इस हम अगर इस मैस के ऊपर फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के छोड़ देंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इस फिक्स पॉइंट के गिर्द, मीन पोजीशन के गिर्द बार बार यूँ अपनी मोशन को दोहराता रहेगा। ये हमारे पास मैच अटैच टू स्प्रिंग, मैस अटैच टू स्प्रिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये भी किसकी एग्जांपल होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सेकंड हमने पढ़ा था बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये हमारे पास सेमी सर्कल जो है, हाफ सर्कल जो है, ये बाउल, और इसके अंदर एक बॉल यहाँ पे पड़ी हुई है। हम इस बॉल के ऊपर फोर्स लगा के यहाँ से इस तरफ लेके आते हैं और इसको रिलीज़ करते हैं तो ये बॉल भी इस बॉल में यूँ बार बार अपनी मोशन को दोहराता रहेगा, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की किस्म है। नेक्स्ट हमारे पास पेंडुलम क्लॉक जैसे होता है। हमारे एक स्ट्रिंग लें, एक धागा लें, एक साइड फिक्स, दूसरे के साथ किसी मैस एम को, ये हमारे पास मैस हम इसको अटैच कर दिया, ये अभी अपनी मेन पोजीशन ओ पर पड़ा हुआ है, हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको हम ए का नाम दे दें, यहाँ तक लेके आए, इसको रिलीज़ कर दे, ये ए से ओ की तरफ आएगा, यहाँ पर ड्यू टू इनर्शिया नहीं रुकेगा, ये दोबारा फिर एक नई पोजीशन बी पर जाके खड़ा हो जाएगा, यहाँ पर भी नहीं रुकेगा, ये यानी कि अपनी मोशन यू बार बार रिवाइज करता रहेगा। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये भी हमारे पास थर्ड एग्जांपल थी सिंपल पेंडुलम, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की किस्म है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल किस तरह आता है बोर्ड के एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन दैट हॉरिजॉन्टल मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि मैस अटैच टू स्प्रिंग जो है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक किस्म है, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये हमारे पास जी, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज़ दैट ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग विद फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये हमारे पास बच्चों एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है, ये एक स्प्रिंग के ऊपर ये ऑब्जेक्ट जो है अभी फिक्स है अपने, इसलिए इसके ऊपर फोर्स भी ज़ीरो, कोई फोर्स नहीं लगी, इसका डिस्टेंस भी ज़ीरो है हमारे पास, हमने इसके साथ मैस अटैच किया हुआ है। हम क्या करेंगे? इस मैस के ऊपर हम लगाते हैं फोर्स। जब हम फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको छोड़ देते तो क्या होगा? हमने लेट्स सपोज ये अपनी वस्ती पोजीशन, मेन पोजीशन ओ पे पड़ा हुआ था, इस पोजीशन पे पड़ा हुआ था, हमने इसके ऊपर लगाई फोर्स लगा के
हमने इसको छोड़ दिया यहाँ पर ए पोजीशन पर लाकर, ये हमारे पास पोजीशन कोई नई जो पोजीशन है इसको हमने एक्सट्रीम पोजीशन ए का नाम दे दिया, जो कि एक इंतहाई पोजीशन है। जब हम छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसके अंदर जितनी फोर्स हम लगा के वर्स्टी पोजीशन ओ से इसको एक्सट्रीम पोजीशन इंतहाई पोजीशन ए पर ला के खड़ा किया, तो उतनी ही फोर्स से ये बैकवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक ने ये कहा था कि आप जितनी फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट जो है उतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से नेगेटिव सिंबल है। फोर्स स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, पर ये के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसलिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ एफ इज इक्वल टू नेगेटिव के एक्स। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर हम के की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमारे पास के किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव एफ ओवर एक्स, क्योंकि के इधर ही रहने एक्स दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके लिए रिलेशन बनेगा स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए। के जो है ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कि किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ के का हमने रिलेशन अभी निकाला, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। अगर हमारे पास बच्चों स्टिफ स्प्रिंग होगा, ऐसा स्प्रिंग जो कि हार्ड है, जिसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और वो कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो उसके लिए के की वैल्यू जो है वो लार्ज होती है। क्यों लार्ज होगी, क्योंकि बच्चों वो कम से कम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, उसकी वैल्यू एक्स कम होगी। जब रेशियो में डिनोमिनेटर कम होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी वो लार्ज आएगी। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास फोर्स हमने लगाया, लेट्स सपोज 2 न्यूटन, और ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 4 मीटर। तो अगर हम 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/2 आंसर आता है, यानी कि एफ ओवर एक्स। ये के की वैल्यू जो है 1/2, इन अदर वर्ड 0.5 हमारे पास आगे की वैल्यू जो कि लार्ज है। इसी तरह अगर हम सॉफ्ट स्प्रिंग की बात करेंगे तो इसी से ही हम कंपेयर करते हैं कि जो स्टिफ स्प्रिंग होगा उसमें के की वैल्यू लार्ज कैसे होती है, और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होता है इसमें के की वैल्यू स्मॉल कैसे होती है। बच्चों जो सॉफ्ट स्प्रिंग होगा, जैसे ये अगर सॉफ्ट है तो इसके ऊपर हम जब फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो इसको खींचना क्या है, ईजी है। हम फोर्स लगाएंगे, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जब ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगा, एक्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से के की वैल्यू क्या आएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से के की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वो स्मॉल आएगी। इसलिए सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है। इसको भी हम एग्जांपल से अगर समझना चाहें तो लेट्स सपोज हमने 2 न्यूटन फोर्स लगाई, वही फोर्स लगाए, लेकिन अब ऑब्जेक्ट क्योंकि स्प्रिंग सॉफ्ट था इसलिए वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है और वो 8 मीटर ट्रैवल करता है, तो हमारे पास 2/8 कितना आ गया, 1/4 एज़ कम्पेयर टू दिस। ये हमारे पास 1/2 था, इसकी वैल्यू और भी कम आ गई। इसका मतलब जो सॉफ्ट स्प्रिंग होगा उसमें के की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू नेगेटिव के एक्स, यानी कि स्प्रिंग के ऊपर फोर्स बढ़ाते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा। हुक ने ये हमें एक लॉ दिया था, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। यहीं पे हमें एक न्यूटन ने भी बताया था कि एफ इज इक्वल टू एम ए, कि अगर आप फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसमें एक्सेलेरेशन पैदा होगा, एक्सेलेरेशन क्रिएट होगा। इसलिए एफ इज इक्वल टू एम ए, इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। एम ए इज इक्वल टू नेगेटिव के एक्स, हम क्या लिखेंगे, एम ए इज इक्वल टू नेगेटिव के एक्स, क्योंकि हमने एक्सेलेरेशन के लिए रिलेशन निकालना है, इसलिए एम इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक्सेलेरेशन इज़ इक्वल टू नेगेटिव के ओवर एम इंटू एक्स। नेगेटिव सिंबल क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट था, मैस एम जो है इस पूरे हमने जो मैस अटैच टू स्प्रिंग में देखिएगा, हमने यहाँ भी मैस इक्वल रखा हुआ है, यहाँ भी इक्वल रखा हुआ है, यहाँ भी इक्वल रखा हुआ है, मैस हमने कहीं भी चेंज नहीं किया, इसलिए ये भी क्या है, मैस भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को अगर हम ख़त्म करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। It means the acceleration of a mass attached to a spring is directly proportional to the displacement from the mean position. In other words, के horizontal motion of mass attached to spring is an example of the simple harmonic motion. Negative sign क्या indicate करता है, negative sign is due to the restoring force, क्योंकि बच्चों हम जितनी इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये हमारे पास स्प्रिंग है, जैसे अगर हम किसी बैंक में जाते हैं ना,
हम उसके दरवाजे को पुश करते हैं, जब हम पुश करेंगे उससे क्या होगा, हम फोर्स लगाते हैं, जितनी फोर्स हम पुश करेंगे उतनी ही फोर्स से वो बैकवर्ड मूव करेगा। दैट इज़ द फोर्स, जितनी फोर्स आपने लगाई थी वो उसी के अंदर रिस्टोर होगी, क्योंकि उसमें भी स्प्रिंग लगा होता है। वही रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा उसको उतनी ही फोर्स से, उतनी ही न्यूटन फोर्स से दोबारा उसको उसकी मेन पोजीशन के गिर्द लेके खड़ा कर देगी, ला के खड़ा कर देगी। तो वो उसमें भी क्या हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रोसेस हो रहा है। तो ये नेगेटिव साइन दैट इज़ ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और ऑब्जेक्ट चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में, हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हमने फोर्स, जैसे इसमें अगर हम देखेंगे कि हमने फोर्स लगाई थी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट को हमने किसी नई पोजीशन पर लाकर खड़ा किया, ऑब्जेक्ट वहाँ नहीं रुकेगा, वो दोबारा अपनी मेन पोजीशन के गिर्द आएगा, मेन पोजीशन के तरफ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स वो ट्रैवल करेगा अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरफ आने के लिए। तो ये नेगेटिव सिंबल उसी अपोजिट डायरेक्शन की वजह से है। हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, restoring force always push or pull the object performing oscillatory motion toward the mean position, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करती रहती है। जितनी फोर्स से हम ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं उतनी ही फोर्स से ये पुश करेगी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड द मेन पोजीशन। अभी इन्हीं को ही हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट डायग्राम को देखेंगे, हमारे पास पहली डायग्राम जो है, ऑब्जेक्ट के ऊपर चूँकि किसी भी किस्म की कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, तो हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, इनिशियली ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। चूँकि पहली डायग्राम नंबर ए में अगर हम देखें, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन ओ के ऊपर पड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी इसका क्या है, ज़ीरो है। सपोज मैस इज पुल्ड अप विद एन फोर्स एफ, और ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल किया, वो लेट्स सपोज हमने ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से, यहाँ वाली पोजीशन से लाकर इस पोजीशन ए एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। अब ऑब्जेक्ट ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, और हमने ए पोजीशन पर लाकर ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द मैस विल पुट टूवर्ड द मेन पोजीशन। हम जब यहाँ छोड़ेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अपनी मेन पोजीशन के गिर्द, मेन पोजीशन की तरफ दोबारा मूव करेगा। ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। इससे क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड बिकम ज़ीरो। जितना ऑब्जेक्ट जो है, हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हम जब इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर छोड़ देंगे, तो जब ये मेन पोजीशन की तरफ जाएगा तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कम कम होता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी कम होता जाएगा, और फाइनली ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मेन पोजीशन पर लाकर जब वापस आ जाएगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फोर्स भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। फॉर ए वेरी स्मॉल इंस्टेंट यहाँ ऑब्जेक्ट आकर रुकेगा, लेकिन ड्यू टू अनर्शिया की वजह से, अनर्शिया के हाथ हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जो अपनी एक्चुअल जो पोजीशन है, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करने वाली पोजीशन को बरकरार रखना चाहेगा। तो अब ऑब्जेक्ट ड्यू टू अनर्शिया यहाँ मेन पोजीशन पर नहीं खड़ा होता, और वो दोबारा उतनी ही फोर्स से, उतना ही डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में मेन पोजीशन के ये ट्रैवल करता है ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। ये ऑब्जेक्ट जो है किसी नई पोजीशन पर जाकर खड़ा हो जाता है, और वो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन बी है, जिसको हमने एक्सट्रीम पोजीशन बी का नाम दे दिया। तो यूँ जो ऑब्जेक्ट जो है अपनी मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के इर्द गिर्द बार बार हरकत को दोहराता रहता है, जिसको हम बाय द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल वी कैन से दैट कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी इस तरह की मोशन को जब बार बार रिवाइज करता रहेगा, कि पहले ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन ऊपर पड़ा था, हमने एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लाकर खड़ा किया, ऑब्जेक्ट वापस अपनी मेन पोजीशन बी पर, ए ओ पर चला गया, ओ पर जाकर ये ठहरता नहीं, बल्कि ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मेन पोजीशन क्या करता है, मूव करता है, जिसको हमने एक्सट्रीम पोजीशन बी का नाम दे दिया। यूँ मीन और एक्सट्रीम ओ ए बी के इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट की बार बार मोशन को दोहराते रहने को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है हमने अभी एक्सप्लेन किया, जैसे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम नंबर बी के ऑब्जेक्ट जो है बी डायग्राम में क्या करता है, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ओ से, सॉरी मेन पोजीशन ओ से एक्सट्रीम पोजीशन ए पर आता है, और अकॉर्डिंग टू द डायग्राम नंबर सी इसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी मेन पोजीशन ओ से एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करता है। तो ये इसकी मोशन बार बार जारी रहती है। दैट इज शो दिस सिंपल एक्टिविटी शोज दैट के अब इस मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग placed on a horizontal surface
परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन। वी कैन फाइंड द टाइम पीरियड कि ऑब्जेक्ट जो अपनी मेन पोजीशन से किसी एक साइड के एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जितना जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, इस डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने में यहाँ से यहाँ तक ये एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम से फिर मेन ओ पर, मेन से फिर बी पर, बी से दोबारा फिर ओ पर, यानी कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट द मेन पोजीशन। ऑब्जेक्ट का अपनी मेन पोजीशन के गिर्द एक मुकम्मल चक्कर क्या कहलाता है, वो हमारे पास टाइम पीरियड कहलाता है। चूँकि मैस अटैच्ड, ये मैस ऑफ स्प्रिंग है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या बन जाएगा। टाइम पीरियड अभी मैंने बताया कि एक वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, तो मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग का टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास बन गया T is equal to 2 pi m over k under root. That is the formula to find the one complete round trip of an object about the main position. In the case of mass attached to spring, that is known as the time period for mass attached to spring. Okay, Allah Hafiz.